आप देख रहे हैं आखिरी सौदा और मैं हूं हर्षदा साहब। मैं हूं प्रदीप पंड्या। सबसे पहले बाजार की बड़ी बातें। निचले स्तरों से बाजार में रिकवरी देखने को मिली है। शुरुआती गिरावट के बाद निफ्टी, बैंक निफ्टी और मिड कैप इंडेक्स हर तरफ हमने एक सुधार आते हुए देखा है। आज के दिन अगर सेक्टर्स की बात करें तो विप्रो के बाईबैक की खबर के बाद आईटी में तेजी देखने को मिल रही है। रियल एस्टेट, मेटल भी कुल मिलाकर मजबूत हैं और दबाव अगर है तो एफएमसीजी में। एफएमसीजी इंडेक्स आईटीसी के चलते खासतौर पे दबाव में आया है क्योंकि वहां पर यह अंदेशा है कि जीएसटी काउंसिल की बैठक में सेस बढ़ाने जैसा कोई फैसला हो सकता है और इसकी वजह से आप दबाव देख रहे हैं। मुनाफा वसूली काफी है। बैंक निफ्टी की बात करें, 24,000 का रिकॉर्ड बनाया आज इसने और इस पर जरूर सभी की नजर बनी हुई है। एक बार फिर से इस लेवल पर वापस लौटा है। थोड़ी मुनाफा वसूली के बाद रिकवर होते हुए अब निचले स्तरों से एक बार फिर निफ्टी बैंक और काफी हद तक बाजार का दारोमदार इसी सेक्टर पर आज के दिन होगा। अब से कुछ ही देर बाद अहमदाबाद हाईकोर्ट का एक अहम फैसला आने वाला है एसआर स्टील के मामले में और उसके वजह से आप सरकारी बैंकों में खास तौर पे और निफ्टी बैंक में बड़ी हलचल देख सकते हैं। तो आज नजर आखिरी घंटे में निफ्टी बैंक पर ही बनाए रखिएगा। लेकिन निफ्टी का जहां तक सवाल है, ट्रेडर्स क्या कर रहे हैं आपको बता दें। पुट राइटिंग हो रही है 9,900, 9,800 पे। आज सबसे ज्यादा राइटिंग 9,900 पे हुई है, लेकिन अब तक की पोजीशन अगर देखेंगे तो आज की तारीख में सबसे ज्यादा राइटिंग है 9,800 पे। तो वो एक बड़ा सपोर्ट एरिया है बाजार के लिए और सबसे ज्यादा कॉल जहां पर बने हैं वो है 10,000 का लेवल। आज हालांकि 10,100 के कॉल में भी हम काफी हद तक खरीदारी होते हुए देख रहे हैं। और आज देखिए एक्शन तो अच्छा खासा है प्रदीप, फिर से हाईज पर ट्रेड बनता हुआ दिखाई दे रहा है। इनफैक्ट 9920 पर एक बार फिर निफ्टी की वापसी होती हुई दिखाई दे रही है और 9,922 दिन का हाई था तो काफी करीब है उस ऊंचाई के। साथ ही साथ सेंसेक्स में भी आज हम देख रहे हैं वो जोश बरकरार है। 32,104 के लेवल देखने को यहाँ पर मिले हैं। मिड कैप्स पर नजर डालिए, ये अब दोपहर में कुछ पार्टिसिपेट करने लगे, वरना दिन भर थोड़ी सी सुस्ती थी। 26 अंकों का उछाल इंडेक्स पर है, लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन काफी ज्यादा है। बैंक्स जैसे अभी आपने मेंशन किया, यहाँ पर जोश दिख रहा है और 70 अंकों का उछाल बैंक निफ्टी में। तो आइए आपको बताते हैं आज आखिरी सौदा में कहां होगी हमारी नजर। नई ऊंचाई पर है बाजार, तो अपने एक्सपर्ट से जानेंगे कि अब और कितनी तेजी होने वाली है। कल के नतीजों से पहले क्या रणनीति बनाएं, इस पर चर्चा होगी। हम आपको पोल्स भी बताएंगे और नतीजों पर कर्नाटका बैंक के मैनेजमेंट से खास बातचीत भी लेकर आएंगे। इसके अलावा आपसे कुछ ही देर में आपको बताएंगे कहां लॉन्ग करें और कहां शॉर्ट। 3 बजे आपके लिए होगा निफ्टी कॉल और 3:15 पर BTST या STBT। लेकिन स्टॉक्स जहां पर आज एक्टिविटी जबरदस्त है। सबसे पहले टेक्नोलॉजी शेयर, यहां पर आज हमने देखा है विप्रो की अगुवाई में पूरा इंडेक्स चमका है। याद रखिए 20 जुलाई को बायबैक पर कंपनी की बोर्ड बैठक है और वो स्टॉक 2% ऊपर। HCL टेक महिंद्रा में अच्छी तेजी देखने को मिली है और मिड कैप में मैस्टेक, रोल्टा जैसे काउंटर्स हैं जहां पर आज हमने देखा है तेजी का मूव आया है। मेट्रोज में भी चमक देखी जा रही है और यहाँ पर JSPL लीड कर रहा है, करीब 2.5% की तेजी यहाँ पर। हिंडाल्को, वेदांता, हिंदुस्तान जिंक, टाटा स्पंज, ये दूसरे काउंटर्स हैं जहां पर हमने देखा आज अच्छी तेजी बनती दिखाई दी है। लेकिन दबाव है सिगरेट कंपनियों पर। जैसे हम आपको पहले भी बता रहे थे, आज जीएसटी काउंसिल की बैठक है और सिगरेट पर जो या फिर तंबाकू पर जो सेस लगता है वो मुद्दा भी चर्चा में रहेगा। अगर वो सेस बढ़ता है तो इन कंपनियों के लिए नेगेटिव रहेगा और ज्यादातर आप देखिए बाजार नेगेटिव को फैक्टर इन करने की कोशिश कर रहा है। आईटीसी 2%, 3% अब नीचे। वीएसटी इंडस्ट्रीज, गॉडफ्रे फिलिप्स में भी हमने देखा सुबह से ही दबाव बना हुआ है। लेकिन मिड कैप इंडेक्स जहां पर हल्की बढ़त दिखा रहा है, कुछ स्टॉक्स है जहां पर पूरा जोश है। श्रेय इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस देखिए करीब 11 से 12% का उछाल। DHFL में आज हमने देखा अच्छी तेजी, 3% की। तेजस नेटवर्क्स बीते सत्र में आपको याद होगा कूल ऑफ किया इस काउंटर ने, फिर से इनिशियल लेवल से खरीदारी आई है। स्पाइस जेट और जेपी ग्रुप के स्टॉक्स है जहां पर अच्छी तेजी। जेपी एसोसिएट्स फिलहाल आपके सामने। हाँ, नतीजे भी आए हैं आज, उस पर भी नजर डाल लेनी चाहिए क्योंकि ट्यूबलिन फूड एक आउट परफॉर्मर है, आज 6.5% का उछाल। इसके बाद देखिए प्रकाश इंडस्ट्रीज नंबर्स के बाद फ्लैट होता हुआ। बंसाली इंजीनियरिंग एक आउट परफॉर्मर आया ओवर द वीकेंड नंबर्स के बाद और कर्नाटका बैंक और साथ ही साथ DCB में हमने देखा है नंबर्स के बाद गिरावट का सिलसिला हावी। नजर डालते हैं निफ्टी पे जो 9,900 के ऊपर आज शायद पहली बार बंद होगा। तो ये रिकॉर्ड क्लोजिंग निफ्टी के लिए आने की पूरी उम्मीद की जा रही है। आपके सामने फिलहाल ये इंट्राडे चार्ट है, इन पर नजर डालते हैं। पिछले 4 दिनों की मूवमेंट है। गुरुवार को हुआ था एक गैप अप और उस गैप अप के बाद एक दायरे में रहा बाजार। शुक्रवार को ऊपर खुले और नीचे आ गए। शुक्रवार को अगर आपको याद हो हमने आपको यही बताया था कि ये जो गैप बनाया है उसको फिल कर रहे हैं, वहीं पे सपोर्ट लिया है, फिर ऊपर जा सकते हैं अगर
9,910 के ऊपर निकले तो आप नई तेजी कीजिएगा, वो हो गया है अब। अगर आप देखें तो बिल्कुल उसी लेवल के आसपास हम सुबह से बार बार अटक रहे थे। ये आप देख सकते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा घंटा लगातार उसी लेवल पर अटके, लेकिन अब ऊपर निकले हैं और अब ये उम्मीद जगी है कि शायद नई तेजी की तैयारी, एक नए अपमूव की तैयारी निफ्टी कहीं ना कहीं कर रहा है। निफ्टी बैंक का जहां तक सवाल है उस पर हम कल ही नजर डालें तो बेहतर होगा, क्योंकि देखिए निफ्टी बैंक के चार्ट देखकर इस समय कोई खास मतलब नहीं है। जो आज हाईकोर्ट का फैसला आने वाला है, अगर वो आ जाता है एस्सार स्टील मामले में, तो वो निफ्टी बैंक के लिए बहुत डिसाइसिव होगा। किसी भी तरफ 1.5 से 2% का मूव अगर आ जाए तो मुझे कोई सरप्राइज नहीं है, इसलिए फिलहाल हमें इंतजार करना चाहिए। और निफ्टी बैंक के चार्ट देखने से आज मजा नहीं आएगा, लेकिन हम आपको वो चार्ट दिखाते हैं जिस पर सभी की नजर है, इसलिए क्योंकि इन दिनों काफी सारे निवेशकों का ये कहना है कि बाजार तेजी भले ही दिखा रहा हो, लेकिन उनके पोर्टफोलियो में मुनाफा ज्यादा नहीं आ रहा है। और उसकी जो वजह है ना, वो ये चार्ट है। यह है निफ्टी मिड कैप, और निफ्टी मिड कैप पे हम लगातार पिछले दिनों से नजर रखे हुए हैं। आज दोबारा नजर इस पे हम इसलिए डाल रहे हैं क्योंकि आप ये देखिए, पहले आइए इसको क्लोज करते हैं। ये एक बहुत अच्छी तेजी दिखाने के बाद लगातार ऊपर के लेवल पर देखिए अटक रहा है, नीचे आता है, सपोर्ट मिलता है। ये जो नीचे से आप लंबी शैडो देखते हैं, एक टेल देखते हैं, वो ये बता रही है कि नीचे से बाउंस जरूर आता है, फिर ये ऊपर अटकता क्यों है। ऊपर ये जो रेजिस्टेंस फिलहाल हम फेस कर रहे हैं निफ्टी मिड कैप पे, उसकी वजह और वही बताने की हमने आज आपको कोशिश की है। ये देखिए, ये जो ऑल टाइम हाइज बने थे 18,500 के आसपास, उसके बाद से जब गिरावट शुरू हुई है, उस गिरावट के दौरान हमने शुरुआत में ही यहाँ पर एक गैप बनाया था। ये आप गैप देख रहे हैं, और इस गैप के तुरंत बाद आप देखिए 5 दिनों के अंदर ये जो मिड कैप इंडेक्स है, ये 18,500 वाला 17,000 हो गया था। तो ये जो जबरदस्त गिरावट की शुरुआत एक गैप के साथ हुई थी, वो अहम रेजिस्टेंस बन जाता है ऐसी स्थिति में, ना कि पुराना टॉप। और यही वजह है कि आप उसी गैप के पास आकर के अटक रहे हैं। ये जो हमने लाइन खींची है वो दरअसल आपको वही लेवल बताती है। तो क्या लेवल है आपको बता दें, ये है 18,370 से लेकर 18,410, 18,370 से 18,410, ये 40 पॉइंट का दायरा है। और ये बैंड जो ऊपर है, इसके नजदीक जाते ही आप मिड कैप में बिकवाली देखते हैं। अब देखना यह होगा कि निफ्टी बैंक ने तो नए हाइज बना लिए, अब क्या निफ्टी भी 10,000 या उसके ऊपर निकलता है, और उसके बाद ज्यादातर निवेशकों का मुनाफा तो तब बनेगा जब ये मिड कैप इंडेक्स ऊपर निकले, क्योंकि हमारे आपके पोर्टफोलियो में ज्यादातर मिड कैप स्टॉक्स होंगे। तो इसी पर होगी नजर, और ये रेजिस्टेंस लेवल जो आप जरूर ध्यान में रखें। लेकिन आज ओवरऑल पूरे मार्केट का रुख कैसा है, निफ्टी, सेंसेक्स, बैंक निफ्टी सब रिकवर हुए हैं, और ओवरऑल मार्केट भी आप देखिए 61 की रीडिंग अच्छी कही जाएगी, पिछले क्लोजिंग के मुकाबले तो काफी अच्छी कही जाएगी जब हम 53 पे थे। डेफिनेटली। सो प्रदीप, यहाँ पर आपको याद होगा पिछले हफ्ते से इन लेवल्स पर स्टिकी रहा है बाजार, वो एक अच्छा पॉजिटिव साइन है कि स्टेबल मार्केट है। इस बीच आप देखिए कुछ स्टॉक्स जहाँ पर काफ़ी एराटिक मूव्स आए हैं, काफ़ी ज़ोरदार उछाल देखने को मिला है। जेपी ग्रुप आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे, जेपी एसोसिएट्स, जेपी पावर, ये पूरा स्टॉक स्पेस एक्टिव है। लेकिन यहाँ पर अगर किसी की पोजीशन है तो क्या किया जाए राहुल? देखिए जेपी ग्रुप को लेकर हमने देखा है काफ़ी अटकलें लग रही हैं कि शायद इनके डेट की जो पोजीशन है वो आगे जाकर कम होगी या नहीं। इधर वेज ट्रेड के लिहाज से क्या करना चाहिए आप? 7.5% का उछाल, देखिए ओपन इंटरेस्ट एडिशन भी सब्सटैंशियल तो नहीं, लेकिन 4 लाख शेयरों का एडिशन इस समय। आई थिंक जयप्रकाश का हमने देखा था कि 10 दिन पहले भी ऐसे अच्छे खासे मूवमेंट देखने को मिला था, स्टॉक में अच्छी खासी मोमेंटम बिल्ड देखने को मिला था। तो वापस स्टॉक बैंड में जरूर आ गया है, लेकिन मेरे ख्याल से अभी भी टेक्निकली स्टॉक्स अपर बैंड में ही लग रहा है। तो मैं मानूंगा कि स्टॉक जब तक ये 19 के नीचे बंद नहीं आता है तब तक लॉन्ग अनवाइंड ना करें, कंटिन्यू रखें। 26 रुपये तक ये जा सकता है, ऐसे चार्ट्स दिखा रहे हैं मुझे। श्रेय इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस पर आपकी क्या सलाह होगी? श्रेय इंफ्रा में आज स्टॉक ने वापस एक बार लाइफ टाइम हाई बनाया है और तो नए टेरिटरी में आ गया है स्टॉक। लॉन्ग्स डेफिनेटली इंटायरली अपने एनबीएफसी स्पेस में हमने और काफ़ी सारे मोमेंटम बिल्ड देखा है इंटायर सेक्टर के अंदर। तो श्रेय इंफ्रा में भी मुझे लग रहा है कि सेम वे पैटर्न बिल्टअप होते हुए दिख रहा है। तो मैं मानूंगा कि 121 का स्टॉप लॉस लगाना चाहिए, वापस 134 तक का लक्ष्य श्रेय इंफ्रा में आ सकता है। जुबलेंट फूड आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे। ये इनफैक्ट सुबह में आपको याद होगा हम आपको बता रहे थे सीएलएसए और डॉयचे बैंक ने रिपोर्ट निकाली थी, 1250 टारगेट दिया था। वायदे की पोजीशन देखिए, वो लेवल्स अचीव हो चुके हैं एक ही दिन में। 1251 के लेवल्स अभी मेरी स्क्रीन पर नजर आए, और यहाँ पर ओपन इंटरेस्ट एडिशन करीब 30% का मोमेंटम है राहुल, क्योंकि नतीजे बाय फार
स्पेक्टैकुलर रहे हैं। शायद कंपनी की लिस्टेड हिस्ट्री में पहली बार होगा कि सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ में 6.5% का उछाल। अब सवाल है कि क्या इन लेवल्स पर भी लिया जा सकता है, क्या लॉन्ग ऐड करेंगे या नहीं? आई थिंक डेफिनेटली जिस तरह से स्टॉक में सेटअप हुआ है, काफ़ी टाइम के बाद ये 1250 के भाव के आसपास करीब में आ रहा है, तो मेरे ख्याल से साल के उच्चतम लेवल्स के आसपास ये कारोबार कर रहा है। तो मैं मानूंगा कि यहाँ पे एक बार साइडवेज हो सकता है स्टॉक थोड़े टाइम के लिए, बट हाई रिस्क ट्रेडर्स इसको 1220 के स्टॉप लॉस से जरूर ले सकते हैं। ओके, कर्नाटका बैंक में काफ़ी मंदी हो रही है आज, तकरीबन 9% के आसपास ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप है, 4-4.25% नीचे है ये स्टॉक। क्या शॉर्ट करेंगे या अब एक ताज़ा ब्रेकडाउन का इंतजार करेंगे? प्रदीप जी, मुझे लग रहा है कि मिड साइज प्राइवेट सेक्टर बैंक्स कहीं ना कहीं अभी साइडवेज हो रहे हैं। अपने देखे मार्केट के बाद एक अच्छी खासी रनअप के बाद, तो हमने डीसीबी में भी यही देखा है कि कितने टाइम से कंसोलिडेशन में आ रही है 192 और 210 के बीच में। सिमिलरली सेम पैटर्न मुझे कर्नाटका बैंक में दिख रहे हैं। नतीजे के बाद स्टॉक्स में थोड़ी लॉन्ग अनवाइंड भी दिखे और फ्रेश शॉर्ट्स भी किए जा सकते हैं, ऐसा मेरा मानना है। मैं मानता हूँ 152 तक का लक्ष्य इसमें आ सकता है, तो शॉर्ट करके चलिए। बायोकॉन अब आज फिर से उछाल देखा जा रहा है 400 के ऊपर, क्या खरीदेंगे आप? आई थिंक डेफिनेटली बायोकॉन लॉन्ग्स किया जा सकता है। स्टॉक नए टेरिटरी में आ गया है, 52 वीक हाइक के भी आसपास भी काम कर रहा है, तो मैं मानूंगा जब तक वापस 396 के नीचे बंद नहीं आता है तो लॉन्ग अनवाइंड नहीं करे, उसका स्टॉप लॉस रखे। 430 के लक्ष्य देखने को मिल सकते हैं बायोकॉन के अंदर। अच्छा राहुल, आईटीसी पर कोई ऐसी स्ट्रैटेजी है क्या कि इफ एट ऑल एक पॉजिटिव डेवलपमेंट आती है तो आज अगर कोई मंदी के सौदे लेकर जा रहा है सामने से हेज कर ले? क्योंकि देखिए मामला यही है कि जीएसटी काउंसिल की बैठक होगी और उस पर तंबाकू पर सेस पर का मुद्दा उठ सकता है। अब उसमें क्या सरकार फाइनल डिसीजन लेती है उसका इंडिकेशन अभी साफ नहीं है, लेकिन स्टॉक एंटिसिपेशन में पिट रहा है। कोई स्ट्रैटेजी सुझाएंगे इसमें? आई थिंक जिस तरह से आईटीसी में, जैसे आगे भी हमने डिस्कस किया है स्टॉक के बारे में, कि मैं मानता हूं कि स्टॉक में 322 के नीचे मंदी ज़्यादा नहीं दिख रही है मुझे नियर टर्म के लिए, तो एक काम किया जा सकता है, फ्यूचर्स लॉन्ग किया जा सकता है और 320 का पुट से हेज करने की मेरी सलाह रहेगी। इनकेस कोई नेगेटिव क्रैकडाउन आता है तो स्टॉक की फुल डाउन साइड मिलेंगे, तो ये करके काम किया जा सकता है। ओके, शुक्रिया राहुल आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये सारे कॉल्स देने के लिए। फिलहाल क्योंकि यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद हमारे साथ जुड़ेंगे हमारे 2 और नए एक्सपर्ट। ट्रेडस्विफ्ट ब्रोकिंग के संदीप जैन होंगे और kiranjadhav.com के किरण जाधव। साथ ही आगे बीएसई और एनएसई के मेंबर और जाने माने दिग्गज दीपन मेहता से भी करेंगे बात। स्वागत है आपका एक बार फिर। और इस वक्त आप देखिए 24,000 के ऊपर निफ्टी बैंक अब करीब 90 पॉइंट की तेजी दिखा रहा है। दिन के ऊपरी स्तरों पे निफ्टी भी पहुंच चुका है। 9,922 के लेवल यहां देखने को मिल रहे हैं और 32,100 के ऊपर 90 पॉइंट की बढ़त सेंसेक्स में भी देखी जा रही है। तो हमारे सारे ही संकेत इस वक्त काफ़ी पॉजिटिव नजर आते हैं। करीब 3 लाख करोड़ से ऊपर का कारोबार बाजार में अब तक हुआ है। हमारे साथ अब जुड़ रहे हैं मार्केट एक्सपर्ट दीपन मेहता, साथ ही ट्रेडस्विफ्ट ब्रोकिंग के संदीप जैन और kiranjadhav.com के किरण जाधव भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दीपन, पहले आपसे जानना चाहेंगे 24,000 का लेवल बैंक निफ्टी में हासिल हो चुका है, क्या ये मानना चाहिए कि अब 10,000 का निफ्टी भी वक्त की बात है, जल्दी दिखेगा? हाँ बिल्कुल वक्त की बात है। आई थिंक इट इज़ लेस देन 1% अवे और शायद ये इस हफ्ते में ही ये बहुत ही सिग्निफिकेंट और इम्पोर्टेंट माइलस्टोन हमको देखने को मिला। आई थिंक इट वुड बी अ वेरी प्राउड मोमेंट फॉर द कैपिटल मार्केट। और जिन इन्वेस्टरों ने इतने सालों से निवेश किया है, पेशेंटली इन्वेस्ट किया है, वेटिंग फॉर द रिटर्न्स टू कम थ्रू, आई थिंक दिस इज़ क्लियरली रिवॉर्ड टाइम फॉर देम। सो आई थिंक इट्स अ ग्रेट ओकेजन विच वन कैन लुक फॉरवर्ड टू। एंड मेरे ख्याल से ये हफ्ते में ही हो जाना चाहिए, जिस हिसाब से बाजार की धारा है, जिस हिसाब से ट्रेडिंग हो रही है और शेयर प्राइसेस में अच्छी खासी बढ़ावट देखने को मिल रही है हमको। दीपन, 10,000 की तो चर्चा काफी हमने की है और शायद उस उत्साह एंथुजियाज्म उन लेवल्स को पार भी कर लेंगे, लेकिन बाजार को अगर 10,000 के ऊपर रहना है तो अर्निंग्स पर नजर डालनी होगी शायद।
क्या आपको लग रहा है वहां से कुछ सपोर्ट आने की संभावना है इस तिमाही में, या फिर वो बस एक रूटीन होगा कि 10K टच किया और उसके बाद हम फिर से करेक्ट होंगे? मेरी राय में शायद 10,000 का टच होने के बाद उस लेवल से और ऊपर जाना थोड़ा मुश्किल लग रहा है। मेरे ख्याल से इस लेवल पर मार्केट थोड़ा स्टेबलाइज होना चाहिए और मे बी इट कुड ट्रेड कॉशियसली एज वेल, और एक ग्रेजुअल या फिर एक माइल्ड करेक्शन की उम्मीद रखनी चाहिए। उसकी वजह यह है कि जो अर्निंग सीजन आ रही है, आई थिंक वी शुड नॉट एक्सपेक्ट वेरी गुड नंबर्स फ्रॉम कंपनीज ओवर देयर, और जीएसटी की वजह से आई थिंक जून तिमाही और सितंबर तिमाही के नतीजे काफ़ी सबड्यूड आ सकते हैं। ऑफ कोर्स मैनेजमेंट विल गाइड टुवर्ड्स बेटर प्रॉस्पेक्ट्स पोस्ट जीएसटी, पर फिर भी अगर आप जिस हिसाब से वैल्यूएशन है मार्केट में, जिस हिसाब से ऑलरेडी स्टॉक्स अप्रिशिएट कर चुके हैं, आई थिंक इफ़ यू आर नॉट गेटिंग नियर टर्म इंक्रीजेज इन अर्निंग्स इन द जून क्वार्टर एंड सितंबर क्वार्टर, एक बार तो निवेशक को थोड़ा हट जाना चाहिए, थोड़ा वेट एंड वॉच पोजीशन में चला जाना चाहिए। So I would say that don't expect markets to go up significantly beyond 10,000 levels. और ये जो 10,000 लेवल ऐसा रहता है ना कि एक बार वहाँ पर भी सेलिंग प्रेशर आ सकता है, बिकॉज इन्वेस्टर्स सी दैट एक इम्पॉर्टेंट लेवल आ चुका है, तो वन कुड ऑल्सो लुक एट सम सेलिंग प्रेशर कमिंग इन एट 10,000। लेकिन अगर एक स्टॉक इसकी हम बात करें इस वक्त जिसने बड़ी भूमिका निभाई है 10,000 का लेवल हासिल करने में, और इस हफ्ते काफ़ी हद तक इम्पॉर्टेंट है, पिछले शुक्रवार को भी बात कर रहे थे, दर्शकों को हमने बताया था, वो है रिलायंस इंडस्ट्रीज़, क्योंकि इस हफ्ते नतीजे भी हैं और एजीएम भी है, और ये कुछ ऐसे स्टॉक्स में है जिसके एजीएम को लेकर भी लोग बहुत ज़्यादा उत्साहित रहते हैं और लगातार नज़र रहती है। क्या उम्मीद है आपको इस हफ्ते रिलायंस क्या करेगा, क्या कॉल देते हैं आप इस वक्त? देखिए, हमारा कॉल रिलायंस में न्यूट्रल टू नेगेटिव रह चुका है, बट इसके बावजूद स्टॉक बढ़ रहा है, सो मे बी वी हैवंट गॉट इट राइट ओवर देयर। और इसकी वजह यह है कि जो रिलायंस जियो जो है, वी आर नॉट कम्प्लीटली कन्विंस के जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय रिलायंस जियो से आएगा वो इतना अच्छा रहेगा। वी एक्सपेक्ट दैट रिलायंस जियो विल बी अ ड्रैग ऑन द कंपनीज परफॉर्मेंस। और आप जानते हैं कि काफ़ी हद तक जो नए एक्सपेंशन प्लान से दे हैव गॉन ऑन स्ट्रीम, और उनकी जो प्रॉफिटेबिलिटी दे हैव गॉट मोर और लेस डिस्काउंटेड। सो आगे चलते आई थिंक जस्ट बिकॉज ऑफ द रिस्क फैक्टर ऑफ रिलायंस जियो, अवर व्यू इज न्यूट्रल टू नेगेटिव ऑन द स्टॉक। बट जैसे मैंने कहा, हम लोग व्हेन द स्टॉक वाज ट्रेडिंग 10% लोअर, हमारा व्यू नेगेटिव था, बट स्टॉक हैज बीन कंटिन्यूअसली राइजिंग, सो मे बी वी हैव नॉट गॉट इट राइट। आ गया है दीपन जी, जिससे आप भी बहुत खुश होंगे तमाम निवेशकों की तरह। आरबीआई जो कोशिश कर रही है एनपीए रिकवरी की, उसके रास्ते में बहुत बड़ा अड़ंगा लगाने की कोशिश की गई थी एसआर ग्रुप की ओर से, और आप देखिए एसआर स्टील की याचिका खारिज हो गई है। गुजरात हाईकोर्ट ने इसको खारिज कर दिया है, और इस याचिका के खारिज होने का मतलब यह है कि इन तमाम कंपनियों के खिलाफ जो बैंक्रप्सी एक्ट के तहत कार्यवाही होनी थी वो अब आगे बढ़ेगी और इन सभी से वसूली की जाएगी। तो ये एक बहुत बड़ा रोड़ा हो सकता था रास्ते का, जो दूर हो गया है। इस खबर पर बात करने के लिए हमारे साथ अब एक कॉर्पोरेट लॉयर सुनील जैन भी जुड़ चुके हैं। जैन साहब, कैसे देखते हैं आप इस फैसले को? देखिए, अभी प्रिलिमिनरी इंफॉर्मेशन आई है हमारे पास, इस बारे में डिटेल्ड एनालिसिस के लिए अभी ये कुछ जल्दी रहेगा, लेकिन फिर भी मैं समझ रहा हूँ कि देश में जिस तरह से इंडियन बैंक्रप्सी कोड को लेकर उम्मीदें जगी हैं, बैंकिंग सेक्टर में जिस तरह से एनपीएस को लेकर एक चिंता का विषय लगातार बना हुआ है, उसमें सभी तरफ से उम्मीद की जाती है कि रेगुलेटर्स और जो एनफोर्समेंट एजेंसीज हैं या कोर्ट्स हैं, उससे कहीं कुछ स्पीड में एक बम्प ना आए। और उस कॉन्टेक्स्ट में अगर कोई भी जजमेंट इस तरह से आती है जिससे कि बैंक्रप्सी कोड को लागू करने में और स्मूथली लागू करने में मदद मिलती है, तो डेफिनेटली सरकार के लिए तो डेफिनेटली ये एक अच्छा न्यूज़ है, जिससे कि वो अपना जो ये बैंक्रप्सी कोड है इसको लागू कर सकते हैं और स्मूथली इम्प्लीमेंट करने की दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। डेफिनेटली पिछले कुछ महीनों से जिस तरह से इंडियन बैंक्रप्सी कोड पैन आउट हो रहा है, उसमें अब मुझे एक चीज बताइए, ये गुजरात हाई कोर्ट ने, जैन साहब अगर आप ये क्लैरिटी दे सके, गुजरात हाई कोर्ट ने इनफैक्ट राहत दी है आरबीआई को, लेकिन क्या पॉसिबिलिटी है कि एसआर स्टील हायर कोर्ट में जा सकता है इस मामले को लेकर?
डेफिनेटली जिस तरह से कोई भी मामला अगर हाई कोर्ट में आया है और उसमें अगर रिलीफ नहीं मिला है तो डेफिनेटली ऑर्डर की डेफिनेशन में शामिल होने की वजह से उसके लिए हायर एपीलेट फोरम पर सुप्रीम कोर्ट में डेफिनेटली अपनी रेमेडीज को कोई भी बोरोवर एंटिटी एक्सरसाइज करने के लिए इंडिपेंडेंट है। ये बात आपकी सही है कि हर आदमी को हक है आमतौर पे अगर आप हाई कोर्ट में याचिका आपकी खारिज होती है आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, लेकिन इस पूरे बैंक्रप्सी कोड के तहत जो बड़ी बात है कि कोई भी किसी भी मामले में कोर्ट में जाता है तो उसकी सुनवाई नहीं होती। कोर्ट केवल तब सुनवाई करता है जब इस पूरी प्रक्रिया पे आप कोई सवाल खड़ा करें। अगर आपको लगे कि प्रोसेस सही नहीं है, फ्रेमवर्क सही नहीं है या किसी ने अपने अधिकारों का उल्लंघन किया है, तो एसआर क्या कह रहा था कि आरबीआई ने अपने अधिकारों का उल्लंघन किया है। एसआर का यह कहना था कि हम कोशिश कर रहे थे रिस्ट्रक्चरिंग की, लेकिन उसमें आरबीआई ने साथ देने की जगह बैंक्रप्सी शुरू कर दिया। और टेक्निकल पॉइंट एसआर के वकीलों ने क्या निकाला कि आरबीआई ने जो प्रेस रिलीज जारी की है उसमें यह कहा गया है कि इन 12 मामलों को आगे एनसीएलटी प्रायोरिटी देगा। और कोर्ट से यह कहा गया कि एक जुडिशियल बॉडी है या क्वाजी जुडिशियल बॉडी है एनसीएलटी, उसको आरबीआई कैसे आदेश दे सकता है। तो एक वार्निंग दी गई है। ये एसआर के जो रिप्रेजेंटेटिव है बता रहे हैं कि आरबीआई को एक वार्निंग दी गई कि थोड़ा आप केयरफुल रहिए इस तरह की भाषा का उपयोग करने से। लेकिन इस टेक्निकलिटी की वजह से एसआर ने पैसे नहीं चुकाए हैं, एसआर ने डिफॉल्ट कर लिया है, एसआर ने डिपॉजिटर्स का पैसा है जिसका नुकसान हो रहा है और देश के छोटे गरीबों मध्यम वर्ग का पैसा है जो लोन के तौर पे दिया गया था उनका नुकसान हो रहा है। तो कोर्ट ने इसको अपहेल्ड किया है। दीपन, आप कैसे देखते हैं? बड़ी कामयाबी बैंकिंग सेक्टर के लिए, बड़ी कामयाबी मोदी सरकार के लिए जो विजय माल्या से लेकर हर किसी डिफॉल्टर से पैसे वसूलने में लगी हुई है। दीपन, क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? ये जो लीगल प्रोसेस है, आई थिंक अगर ये कुछ और बाधाएं नहीं डालती है। बिल्कुल आवाज आ रही है, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी, हम सुन सकते हैं। नहीं, देखिए, बहुत ही पॉजिटिव डेवलपमेंट बैंकिंग सेक्टर के लिए। और जो एक डिलेज हो सकती थी जुडिशियल प्रोसेस की वजह से, आई थिंक दैट इज नाउ दैट रिस्क इज मिनिमाइज्ड। और आगे चलते आई थिंक ये जो सबसे बड़ा इकोनॉमी का प्रॉब्लम है, जो बैड डेट्स है या एनपीएज है, आई थिंक इस पर अगर आरबीआई गवर्नमेंट फोकस करके कम कर सकती है तो आई थिंक इट विल बी वेरी वेरी पॉजिटिव फॉर द इकोनॉमी। इससे इजीली जो क्रेडिट है वो इम्प्रूव हो सकती है और जीडीपी ग्रोथ रेट्स पर फायदा हो सकता है। आई थिंक वन रिस्क फैक्टर विल बी आउट ऑफ द एंटायर इकोनॉमिक सिस्टम अगर ये एनपीएस को कंट्रोल में लाने में आरबीआई और बैंकिंग अन्य बैंक जो है वो सफल रहती है। तो बैंक निफ्टी का रिएक्शन देखिए इस डेवलपमेंट पर, 100 पॉइंट ऊपर है। ऑब्वियसली यहाँ पर हम देख रहे हैं अब पीएसयू बैंकों में वो पूरा दम आता हुआ दिखाई दे रहा है कि कुछ इनके हक की भी बात सुनाई जाएगी और उस पर कार्रवाई होगी। दीपन, क्या पूरा स्टांस बदलता है फिर पीएसयू बैंक्स पर इस समय? देखिए, हमारा व्यू पीएसयू बैंक्स पर नेगेटिव ही है। उसकी वजह यह है कि जो एनपीएस और डिस्कवर करने बाकी है वो काफ़ी ज़्यादा है और ज़रूर से मेहनत कर रहे हैं एनपीएस कम करने के लिए। बट पीएसयूज हैव लॉस्ट ग्राउंड टू प्राइवेट सेक्टर बैंक्स और उनकी बैलेंस शीट की हालत बहुत ही ख़राब है। सो कीपिंग दैट इन माइंड और कीपिंग इन माइंड कि आपके पास अच्छे चॉइसेस है प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में निवेश करने के लिए, कीपिंग दैट इन माइंड आई थिंक वी स्टिल रिमेन नेगेटिव टू न्यूट्रल ऑन मोस्ट ऑफ द पीएसयू बैंक्स। और जरूर आप ट्रेड कर सकते हैं, न्यूज़ फ्लो पॉजिटिव आएगा तो आप ट्रेड कर सकते हैं, बट दे आर नॉट फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। ओके, देखिए, 2 स्टॉक जो चले हैं इस खबर के आने के बाद, एक तो है भूषण स्टील। इस खबर के आने के पहले 3% नीचे था, अब 3% ऊपर है। भूषण स्टील का चार्ट देखिए आप, ये स्टॉक देखिए, बिल्कुल जबरदस्त तेजी। और दूसरा है मोनेट इस्पात। तो ये 2 ऐसे स्टॉक हैं जहां पर लोगों को लगता है कि शायद रेजोल्यूशन होगा और वो रेजोल्यूशन पॉजिटिव होगा इन कंपनियों के शेयर होल्डर्स के लिए। एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स के हाथ में पैसे आएंगे फाइनली जब इनको बेचा जाएगा। क्या भूषण स्टील और मोनेट इस्पात, दीपन, आपको लगता है ऐसी एंटिटीज हैं जिनके एसेट्स एक अच्छे दाम पर बिकेंगे ताकि शेयर होल्डर के हाथ में भी कुछ पैसा आ पाए? देखिए, ये कहना बहुत मुश्किल है, पर मैं आपके व्यूअर्स को ज़रूर कहना चाहूँगा कि इस टाइप की स्पेकुलेटिव स्टॉक्स में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। आई थिंक ये बहुत ही बढ़िया तेज़ी का बाजार है और क्वालिटी स्टॉक्स अवेलेबल है तो इनमें निवेश करना चाहिए। आई थिंक भूषण स्टील और मोनेट में क्या होगा कोई बता नहीं सकता है, एंड वेदर एक्चुअली माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स विल बेनिफिट आल्सो इज़ वेरी डिफिकल्ट टू एस्टिमेट।
पर अन्य जो स्टॉक्स है जैसे कि बैंकिंग क्षेत्र में है या फिर ऑटोमोबाइल्स में है, कंज्यूमर ओरिएंटेड में है, जो सेक्युलर ग्रोथ स्टोरीज है उनमें निवेश करना चाहिए, ना कि ऐसे स्पेकुलेटिव स्टॉक्स में जहां पर न्यूज़ फ्लो की बेसिस पे प्राइस मूवमेंट आ सकता है। हेमेंद्र हजारी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं जो इस इनफैक्ट बैंकिंग सेक्टर को काफी क्लोजली ट्रैक करते हैं। हेमेंद्र, एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है कि आरबीआई ने एसआर स्टील को कोई राहत, यहाँ पर गुजरात हाई कोर्ट ने इनफैक्ट एसआर स्टील को कोई राहत नहीं दी है। हम इस मुद्दे को इस लिहाज से समझना चाह रहे हैं, ये कितनी बड़ी रिलीफ होगी सरकारी बैंकों के लिए? क्या ये सिर्फ इंटरिम रिलीफ है या फिर आपको लगता है कि लॉन्ग टर्म में थोड़ी सी जान लौटेगी इन सरकारी बैंकों में? जो भी खराब एसेट्स वाला मामला है वो धीरे धीरे करके सुलझेगा तो पूरा आउटलुक बदल सकता है। देखो, अब इस टाइम में ये तो जरा पॉजिटिव है पीएसयू या प्राइवेट बैंकिंग के लिए। किसी को भी एसआर स्टील का एक्सपोजर था, पर मैं सोचता हूँ कि एसआर स्टील अभी तो सुप्रीम कोर्ट को अपील करेंगे और फिर फाइनली सुप्रीम कोर्ट में फिर क्या जजमेंट होगा, फिर वो दैट विल बी फाइनल फॉर दिस मैटर, बिकॉज हमारे कोर्ट्स में सब टाइम अपील ही होता जाता है। तो इस बारे में ये पॉजिटिव है बैंकिंग के लिए, पर मैं ऐसा सोचता हूँ कि अभी एसआर स्टील अभी अपील करेंगे सुप्रीम कोर्ट। ये सवाल हमने 2 या 3 हफ्ते पहले पूछा था। जो हमारा बैंक्रप्सी बोर्ड है उसके जो प्रेसिडेंट हैं मिस्टर साहू, उनका ये कहना था कि 100 से ज़्यादा मामले इस वक्त बैंक्रप्सी के तहत चल रहे हैं और केवल एक मामले में कोर्ट बीच में आया है। इसलिए उनको पूरी उम्मीद थी कि एसआर के मामले में भी कोर्ट बीच में नहीं आएगा। अब तक बैंक्रप्सी की प्रक्रिया में किसी हाई कोर्ट ने या सुप्रीम कोर्ट ने दखल अंदाजी नहीं की है। क्या ये बहुत बड़ी बात नहीं है कि एक और मामले में और एक बड़े हाई प्रोफाइल केस में, और इस वक्त जब सरकार और आरबीआई पूरी तरह से लगे हुए हैं इस कोशिश में, ऐसे में एक बड़ी कामयाबी तो है आरबीआई के लिए? हाँ, ये तो बड़ी कामयाबी है ही कि इट इज अ बिग रिलीफ फॉर बैंकिंग एज वेल एज फॉर आरबीआई। पर ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि इट इज अ राइट ऑफ एवरी सिटीजन टू अपील। ये तो फंडामेंटल राइट है, तो ऐसा हम कुछ नहीं सोचते। सुप्रीम कोर्ट में अगेन डिसमिस दी अपील, but finally I think that will be the final outcome. Then we can all breathe a sigh of relief for Indian banking and RBI. तो एक ये रेजोल्यूशन की प्रक्रिया अगर आगे बढ़ती है तो इससे किसको फायदा होगा? क्या उन कंपनीज को, ये जो 12 कंपनियां हैं, क्योंकि देखिए ये फैसला आने के बाद भूषण स्टील और मोनेट इस्पात तेजी से चल गए हैं, जबकि पीएसयू बैंकिंग इंडेक्स में देख रहा हूं कि अभी भी थोड़ा तकलीफ में है, अटक रहा है। हालांकि ये भी चला है और मेरे ख्याल से पिछले कुछ हफ्तों का हाई यहाँ भी हम देख रहे हैं पीएसयू बैंक इंडेक्स में आते हुए। लेकिन बैंक्स को ज्यादा फायदा है कि इन कंपनीज को जो बैंक्रप्सी कोर्ट के अंदर प्रोसेस में जा रही है? देखो, पहली बात ये है, जब बहुत बड़ी लॉसेस होती है वो फिर पहला तो इक्विटी शेयर होल्डर्स का वो लॉसेस वाइप आउट होता है। तो पहले बात क्या होनी चाहिए, पूरे इक्विटी होल्डर्स को राइट ऑफ करनी चाहिए, फिर देखने चाहिए नया शेयर होल्डर कौन आएगा। पर फॉर प्रेजेंट शेयर होल्डर्स यू मे नॉट गेट एनीथिंग फॉर दैट मैटर। इट ऑल डिपेंड्स। जब ये रेजोल्यूशन में आता है फिर एक वैल्यूएशन ऑफ एसेट्स होता है। जब वैल्यूएशन का एसेट्स होता है फिर हमको सबको मालूम होगा कितना बड़ा लॉस है इस कंपनी में। आज तक हमें पूरी ये मामला नहीं है कितना बड़ा लॉस है। ये अकाउंटिंग लॉस तो वो रिपोर्ट करते हैं, कभी कभी ये जब मर्जर होता है क्या ये सब वैल्यूएशन का सब रेजोल्यूशन होता है फिर पूरा लॉस बहुत बढ़ता है। So if the loss is very big, then whatever minority shareholders also will have to get write down their value of equity. बिल्कुल। यहाँ पर और ज़्यादा जानकारी लेते हैं। हमारे साथ हमारे अहमदाबाद ब्यूरो चीफ मनीष देसाई भी जुड़ रहे हैं। मनीष, बताइए क्या कहा अदालत ने आज? बिल्कुल, देखिए पिछले हफ्ते भर से एक सुनवाई चल रही थी एसआर वर्सेस आरबीआई के केस में। इसमें जस्टिस एसडी शाह ने आज ये जजमेंट दिया है कि जो अपील थी एसआर की वो खारिज कर दी है और उन्होंने खास आरबीआई के लिए एक नोट भेजा है। हालांकि एग्जैक्ट जजमेंट क्या है वो अभी वेबसाइट पे वो चढ़ाएंगे तभी पता चलेगा। कोर्ट के अंदर ये प्रोनाउंस नहीं किया गया, लेकिन केस को डिसमिस कर दिया गया है और साथ ही ये बताया गया है कि आरबीआई के लिए एक खास रिमार्क है। रिमार्क ये हो सकता है कि आरबीआई ने कोई ऑफिशियल पास नहीं किया था, कोई ऑर्डर पास नहीं किया था,
इस पूरे मामले को लेके, और सीधे प्रेस रिलीज के जरिए सभी बैंकों को बताया था कि भाई आपको इन कंपनियों की इंसॉल्वेंसी के लिए, जो 12 कंपनियां हैं उनकी इंसॉल्वेंसी के लिए कार्रवाई करनी चाहिए। तो इस मामले को लेके कोर्ट काफी गंभीर दिखा इतने दिनों जो हियरिंग चली उसमें भी, और हो सकता है कि इसी मामले पर आरबीआई को कोर्ट ने एक रिमार्क दिया हो कि भाई दोबारा जब भी आप इस तरह की कार्रवाई करें, क्योंकि ये बहुत बड़ी कार्रवाई है, तो केवल एक प्रेस रिलीज के जरिए ना चले। लेकिन एसआर के लिए बुरी खबर यह है कि उनकी जो अपील थी यहाँ पे खारिज हो चुकी है। अब इनके सामने सुप्रीम कोर्ट में जाने के अलावा और कोई चारा नहीं बचा है। ठीक है, तो यहाँ पर शायद कंपनी जाए सुप्रीम कोर्ट, लेकिन यहाँ पर ये समझना होगा कि अगली प्रोसेस क्या होगी। इफ एट ऑल सुप्रीम कोर्ट जाती है एसआर स्टील और वहां से भी यही रिएक्शन मिलता है कि इनकी पिटिशन में कोई सेंस नहीं है और आरबीआई को एक्शन लेना चाहिए, कितनी जल्द, तो मुझे लगता है कि इसको एडमिट करना ही मुश्किल होगा मेरे ख्याल में, क्योंकि इन्होंने डिसमिस ही कर दिया है। एसआर स्टील ने जो भी सामने पेश किया है अपना पर्सपेक्टिव, वो सुप्रीम कोर्ट या गुजरात हाई कोर्ट ने पूरी तरह से डिसमिस कर दिया है। तो क्या सुप्रीम कोर्ट एंटरटेन करेगा या नहीं, वो भी एक बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि बैंक्रप्सी के पूरे कोड पे किसी तरह का कोई सवाल नहीं है या उस प्रक्रिया पे कोई सवाल नहीं है। केवल टेक्निकल इश्यूज आप रेस कर सकते हैं जाकर के, और एक टेक्निकल इशू रेस करने की कोशिश यहाँ पर हुई थी। सुनील जैन हमारे साथ अभी भी बने हुए हैं। सुनील नहीं, उनके साथ हमारा संपर्क टूट गया है। तो ये देखना होगा कि क्या तकनीकी ग्राउंड कोई और ढूंढ करके वाकई में दूसरे लोग या फिर एसआर स्टील आगे और अपील कर सकते हैं। पर ये फिलहाल तो बहुत बड़ी कामयाबी है, और इस खबर के बाद आप देखिए अब दूसरे स्टॉक्स भी जो धीरे धीरे चलने की कोशिश कर रहे हैं। हमने देखा लैंको इंफ्रा जो नुकसान में था वो ऊपर आ गया है। आलोक इंडस्ट्रीज देखिए 4% चल चुका है। ये बिल्कुल वही कहानी हो रही जो दीपन जी कुछ देर पहले कह रहे थे कि ये तो बस सट्टा है और इसमें आप मत पड़िए, दूर रहिए, क्योंकि अब आलोक इंडस्ट्रीज में तो वसूल करने को क्या बचा है पता नहीं, जिसकी वजह से आप ये स्टॉक लें। हालांकि सस्ता है, ₹2.90, तो आप यहाँ पर थोड़ी बहुत मज़ा जरूर कर सकते हैं थोड़े पैसे लगाकर, और लोग वो वही कोशिश करते हुए नजर आ रहे हैं। दीपन, एक आखिरी सवाल आपसे इस सेक्टर पे हम लेना चाहेंगे। जो आपने ये कहा कि पीएसयू बैंक पे आप अभी नेगेटिव हैं, क्या आपको लगता है कि ये पूरी जो प्रक्रिया है बैंक्रप्सी की, जिसकी वजह से हम उम्मीद कर रहे हैं कि अब ये एनपीए रिजॉल्व होंगे, इनसे कुछ भी पॉजिटिव नहीं होगा, बल्कि आने वाले दिनों में भी ज़्यादा प्रोविजनिंग होगी और बैंकों के नतीजे क्या कमज़ोर ही बने रहेंगे शायद कई क्वार्टर्स तक? देखिए, एज अ जनरल पॉलिसी इन्वेस्टर को है ना अच्छी कंपनियों में निवेश करना चाहिए जहां पर सेक्युलर ग्रोथ है। अभी हाल ही में आपने देखे रिजल्ट्स, डीसीबी बैंक के भी देखे रिजल्ट और इंडसइंड बैंक के देखे। आई थिंक देयर आर कंसिस्टेंट परफॉर्मर्स इन द बैंकिंग सेक्टर, और निवेशक को उन स्टॉक्स में निवेश करना चाहिए, ना कि पीएसयू स्टॉक्स में जहां पर काफ़ी हद तक अर्निंग्स की वॉलेटिलिटी रहती है। दे आर कंटिन्यूसली यूजिंग मार्केट शेयर टू द प्राइवेट सेक्टर बैंक्स, और एनपीएस का पूरा कब ये प्रॉब्लम सॉल्व होगा, उसके बाद उनकी क्या पोजीशन रहेगी, वो क्लैरिटी नहीं है। एसबीआई बैंक को प्रेफर करेंगे क्या, क्योंकि ये प्राइवेट सेक्टर बैंक है और यहाँ भी एनपीएस हैं, रिजोल्यूशन होगा तो इसको भी फायदा होगा, और यहीं पर देखिए तेजी हो रही है दरअसल। नहीं, बिल्कुल, आई थिंक वी वांट टू बी विद द रिटेल लेंडर्स इन द प्राइवेट सेक्टर बैंक्स। ओके, तो ये कॉल फिलहाल बनती हुई आपके लिए। बहुत बहुत शुक्रिया दीपन आपका आज हमारे साथ जुड़ने के लिए। सुनील जैन एक बार फिर हमारे साथ लाइन पर आ गए हैं। सुनील, हम यही समझना चाह रहे हैं कि अगला स्टेप क्या होगा, क्योंकि देखिए गुजरात हाई कोर्ट ने एसआर स्टील की पिटीशन को टोटली डिसमिस कर दिया है। अब वो सवाल है कि वो सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं या नहीं। इफ इट ऑल जाते हैं और यही सुप्रीम कोर्ट भी कहता है कि आपके केस में कुछ वैसे है नहीं और आरबीआई को करना चाहिए जो भी उन्होंने एनपीए को रोकने या फिर उसको रिकवर करने के लिए कदम उठाने हैं, कितनी जल्दी हम देखेंगे ये फिर मामला आगे बढ़ेगा? देखिए, आपने जो सिनेरियो बताया है उसमें फिर इंडियन बैंक्रप्सी कोड और उसकी जो इम्प्लीमेंटेशन है वो काफी फास्ट ट्रैक रहेगी, और उसमें फिर आप तेजी से गति देखेंगे और रेजोल्यूशन में भी तेजी से गति देखेंगे। आपने एक सिनेरियो दिया है, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि अगर सुप्रीम कोर्ट में मामला आता है तो कुछ महीने का समय लगे। सुप्रीम कोर्ट के पास बहुत सारे केसेस हैं, तो उसमें कुछ 3-4 महीने 5 महीने में अगर कहीं कोई प्रीलिमिनरी हियरिंग कंप्लीट होती है
और अगर कोई मिक्स रिजल्ट सामने आता है तो मैं समझता हूं कि कहीं ना कहीं जो हर लॉ में कोई गुंजाइश रहती है, कुछ अगर बैलेंस की गुंजाइश है और अगर कहीं इस तरह के रेट्स और इस तरह के जो लीगल रेमेडी के लिए बोरोवर एंटिटीज आजकल कोर्ट का रास्ता देख रही हैं, उनके लिए भी अगर कहीं कोई रिलीफ की गुंजाइश है तो फिर उसको भी इंट्रोड्यूस करके एक बैलेंस्ड लॉ और एक बैलेंस्ड कोर्ट की तरफ बढ़ने की प्रक्रिया में भी ये जजमेंट और इसकी जो आगे की जर्नी है वो काम आएगी। ओके, बहुत बहुत शुक्रिया सुनील जैन आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। इस बीच बाजार पर एक बार नजर डाल लेते हैं क्योंकि एक बड़ा रिलीफ ऑफ कोर्स आया है गुजरात हाईकोर्ट की ओर से और बैंक निफ्टी में हमने देखा पूरा जोश आता हुआ। तो निफ्टी स्ट्रैटेजी आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे क्योंकि अब निफ्टी हाईस पर ही ट्रेड करता हुआ इस समय दिखाई दे रहा है। सबसे पहले स्वाति होटकर की राय, इस पर फोकस करते हैं। 9,980 और 10,000 के टारगेट के लिए आप खरीदारी करें। 3 दिन लगेंगे 10,000 के लेवल्स पर बाजार को पहुंचने में। ये फिलहाल स्वाति की राय है। स्टॉप लॉस 9,880 का आपने लगाना है। और अगला कॉल निफ्टी पर आ रहा है सच्चिदानंद उदेकर की ओर से। निफ्टी कॉल इन्होंने दिया है तेजी का, 9,880 पे ही स्टॉप लॉस लगा रहे हैं और 9,955 यह है टारगेट इनकी तरफ से। किरण, आपकी कॉल? देखिए, ट्रेंड के साथ ही चलना चाहिए। मेरा मानना है कि 9890 का स्टॉप लॉस लगा के बाय करना चाहिए। 10,030 के टारगेट देखने को मिल जाने चाहिए। ओके, संदीप वागले हमारे साथ फिलहाल नहीं है लेकिन इनकी कॉल आपको बता देते हैं। बाय कॉल है निफ्टी पे, स्टॉप लॉस लगा रहे हैं 9,880 पे और 9,980 के टारगेट संदीप वागले ने दिए हैं। तो निफ्टी पर सारे कॉल तेजी के ही आ रहे हैं। लेकिन किरण, आप देखिए, इतनी बड़ी खबर आई है लेकिन उस खबर के बाद पीएसयू बैंक इंडेक्स में अभी भी ब्रेकआउट नहीं हुआ। पीएसयू बैंक इंडेक्स हम लोग रोज़ देखते हैं, यहाँ पर जो हाइज बने थे पिछले महीने करीबन 3,533-34 के आसपास, पिछले 2 दिन से हम वहीं जाके अटक रहे हैं। तो एक्चुअली हम कह सकते हैं कि खबर तो बहुत बड़ी है पर रिएक्शन बहुत बड़ा नहीं है। शायद मार्केट ने कोई कॉन्फिडेंस नहीं दिखाया है इस पर पॉजिटिव रिएक्ट करने के लिए अब तक। क्या कहते हैं आप? देखिए, टेक्निकली मैं इतना ही कह सकता हूं, जब तक पीएसयू बैंक इंडेक्स 3490 के ऊपर है तब तक कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये बहुत अहम लेवल्स है, करंट लेवल्स, जो कि पिछले महीने के जो टॉप्स है, स्विंग टॉप्स है, उन्हीं के नजदीक आते हैं। और अगर हम और भी पीछे जाते हैं तो मई महीने के जो मल्टीपल टॉप्स है वो और भी ज्यादा अहमियत रखते हैं, जो कि करीबन 357075 लेवल्स आते हैं। एक बार ये कंजेशन जोन निकल जाए तभी आपको पीएसयू बैंक निफ्टी में अच्छे खासे मूव देखने को मिलेंगे। तो मेरा मानना है कि करंट लेवल से 3575 ये लेवल्स बहुत ही क्रूशल रहेंगे। पर मेरा मानना है कि इसके ऊपर अगर हम चलते हैं तो बहुत ही बड़ा शॉर्ट कवरिंग देखने को मिलेंगे। वैसे भी आपको अगर डेरिवेटिव डेटा देखते हैं तो काफी स्ट्रांग देखने को मिल रहा है। मेरा मानना है कि 24,200, 24,250 के लेवल्स इस वीकली एक्सपायरी के अंदर देखने को मिल जाने चाहिए। ओके, ये लेवल्स इंपॉर्टेंट रहेंगे। वक्त हो रहा है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन बैंक्स पर हमारी नजरें बनी रहेंगी क्योंकि यही सबसे हॉट सेक्टर है इस समय का। लौटेंगे जल्दी और आपके लिए हाजिर करेंगे वो कंपनियां भी जिनके नंबर्स कल आने वाले हैं। याद रखिए, HUL रेडार पर रहेगा, अल्ट्राटेक भी अपने नंबर्स पेश करने वाला है और साथ ही साथ ACC के आज नतीजों का इंतजार तो है ही। ये सब आगे ब्रेक के बाद। बाजार में मोमेंटम है, 9,922 के लेवल्स देखे जा रहे हैं। लेकिन रिजल्ट सीजन और इससे पहले आज हमने देखा जुबिलेंट फूड वर्क्स के काफी धमाकेदार नतीजे। कल ऑफ कोर्स FMCG दिग्गज HUL अपने नतीजे पेश करने वाला है और स्टॉक आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं। 1% ऊपर है। अब क्या रहेगा खास इस तिमाही में? वरुण दुबे हमारे साथ है। वरुण, बताइए क्या उम्मीद करनी चाहिए HUL की? देखिए, HUL के नतीजे काफी डल से रहेंगे। जो ग्रोथ रेट है वो लोअर सिंगल डिजिट के आसपास रहेगी। सीधे GST का इंपैक्ट आपको इस कंपनी के नतीजों में देखने मिलेगा, जिसके कारण कंपनी की जो वॉल्यूम ग्रोथ है, स्ट्रीट काफी डिवाइडेड है इसको लेके। काफी लोग मान रहे हैं कि -1% के आसपास नेगेटिव ग्रोथ आ सकती है इस कंपनी के वॉल्यूम्स में। काफी मान के चल रहे हैं कि 2 से 4% के आसपास भी आ सकती है। काफी कुछ कह रहा है स्ट्रीट, लेकिन हमारा अनुमान है वही -1 से 2% के आसपास कंपनी की ग्रोथ कहीं ना कहीं उसी रेंज के बीच में रहेगी। उस रेंज को शायद ना तोड़े और इसी के चलते कंपनी की जो आय है
वो काफ़ी फ्लैटिश रहेगी, करीब 2.4% के आसपास की बढ़त वहाँ देखने मिलेगी। वॉल्यूम्स ज़रूर वहाँ काफ़ी दबाव आपको देखने मिलेगा, लेकिन प्राइसिंग के ऊपर ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि इंटरेस्टिंगली काफ़ी पिछले क्वार्टर्स में कंपनी ने प्राइस हाइक लिए थे, लेकिन जीएसटी के बाद काफ़ी सारे प्राइस कट भी कंपनी ने किए थे। तो काफ़ी कुछ है इस बार, तो देखना पड़ेगा कि प्राइसिंग का भी कितना इंपैक्ट होता है, खासकर सोप्स एंड डिटर्जेंट में जहां कंपनी लगातार प्राइस हाइक लेते जा रही थी। वहीं कंपनी के जो रॉ मटेरियल की कीमतें हैं उसमें काफ़ी हद तक इजाफा हुआ है पिछले कुछ क्वार्टर्स में, जिसके कारण मार्जिन पे हो सकता है कि आपको फ्लैटिश मार्जिन देखने मिले। हमारा अनुमान है कि फ्लैट टू पॉजिटिव आपको देखने मिलेगा, महज 10 बेसिस पॉइंट के आसपास की बढ़त वहां देखने मिल सकती है। और कंपनी का मुनाफा है वो भी फ्लैट रहेगा, 1160 करोड़ के आसपास ही आ सकता है। लेकिन मैनेजमेंट की कमेंट्री खासकर जीएसटी और प्राइसिंग को लेके वो अब क्या कर रहे हैं, ये सब जानना काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा। बिल्कुल, और नज़र खास तौर पे आप वॉल्यूम और कारोबार की बढ़त पे रखेंगे, और काफ़ी सारे सवाल जीएसटी से जुड़े हुए होंगे जो मैनेजमेंट से हम पूछेंगे। लेकिन सोनम, अल्ट्राटेक से क्या उम्मीद है? अल्ट्राटेक से स्टेबल से अच्छे आंकड़ों की उम्मीद आप रख सकते हैं। आय में 9% की बढ़ोतरी तो मुनाफे में 5% का जंप देखने को मिलेगा। बेहतरीन रियलाइजेशन और मजबूत वॉल्यूम से ही मदद आती हुई दिखाई देगी, खास करके आय के आंकड़े को। माना जा रहा है सीमेंट के वॉल्यूम्स में लगभग 4% की बढ़ोतरी देखने को मिलेगी साल दर साल, जहां पर नॉर्थ और ईस्ट मार्केट से मांग ज्यादा रही है। वही रियलाइजेशन में 7% की बढ़ोतरी का अनुमान है, जब प्राइजेस में एक अच्छे खासी बढ़ोतरी इस तिमाही में देखने मिली थी। यहाँ पर जो कॉस्ट है वो थोड़े से बढ़ते हुए दिखाई देंगे, खास करके एनर्जी कॉस्ट, क्योंकि पेट कोक का यूसेज वहां पर काफी बढ़ गया है, ओवरऑल पूरे सेक्टर में बढ़ा है, तो इसके वजह से कुछ दबाव मार्जिन्स पर पड़ सकता है। लेकिन रियलाइजेशंस मजबूत होने के कारण थोड़ा सा ऑफसेट हो जाएगा। ओवरऑल स्टेबल से अच्छे आंकड़ों की उम्मीद है। ओके, तो ये दो अहम नतीजे HUL और अल्ट्राटेक के जिन पर हमारी नजर होगी। शुक्रिया वरुण और सोनम आप दोनों का इस पूरे डिटेल के लिए। ACC के भी नतीजों का इनफैक्ट अभी हमें इंतजार है। किरण, ये देखिए कि इन दोनों सीमेंट काउंटर्स पे किस तरह की पोजीशन बनी है रिजल्ट के पहले। और मेरा मानना है कि ACC ने पहले ही अच्छा मूव दिया था, उसका करेक्टिव रैली थोड़ी सी देखने को मिल रही है। पर इन जनरल अगर देखा जाए तो सीमेंट पैक बहुत ही अच्छा देखने को मिल रहा है। अगर लॉन्ग टर्म चार्ट देखते हैं तो मेरा मानना है कि अल्ट्राटेक में भी एक अच्छी मूव देखने को मिलेगी, और मेरा मानना है कि अल्ट्राटेक में टारगेट्स करीबन 4500 के ऊपर के देखने को मिलेंगे इसी सीरीज में। जहां पे ACC की बात कर रहे हैं तो ACC में मुझे लगता है कि हम ऑल टाइम हाई लेवल्स के करीब है, इसलिए थोड़ा सा रुकावट का दौर चल रहा है। पर मेरा मानना है निचले स्तरों से अच्छा खासा डिमांड देखने को मिल रहा है, और ये भी स्टॉक करीबन 1800 के लेवल्स जल्दी टच करता नजर आएगा। ओके, ये फिलहाल राय इन दोनों कंपनियों पर। जुबिलेंट फूड में धमाकेदार तेजी, अब लगभग 9% का उछाल बनता दिखाई दे रहा है। लेकिन बारी है BTST या STBT के, हमारे जानकारों से जानते हैं उन्होंने आज के लिए क्या तय किया है, कौन से स्टॉक्स। पहले नीरव वखारिया की राय आ रही है। ICICI बैंक में इनका मानना है तेजी की पोजीशन होनी चाहिए, 309 रुपए का टारगेट ये दे रहे हैं, और स्टॉप लॉस रखेंगे आप इस ट्रेड में 301 पर। नीरव के रेडार पर एक और शेयर है ICICI बैंक के साथ, वो है भारत फोर्ज का। 1158 के टारगेट के लिए तेजी करें, और इधर स्टॉप लॉस रहेगा 1124। श्रीकांत चौहान BTST कॉल दे रहे हैं। अपोलो टायर्स पे 249 का स्टॉप, 260 का टारगेट। MRF पे भी इनकी लेकर चलने की कॉल है। स्टॉप लॉस 69,800 के, टारगेट 71,250 के। किरण, आपके BTST? वेदांत पे बाय करने की सलाह होगी। पिछले करीबन 6-7 दिनों से एक एसेंडिंग चैनल में ट्रेड कर रहा था, आज उस चैनल को ब्रेकआउट कर दिया है, और वो काफी अच्छे वॉल्यूम्स के साथ, ओपन इंटरेस्ट एडिशंस के साथ चल रहा है। उसी के साथ अगर हम थोड़ा सा ऑप्शन चेन डेटा देखते हैं तो 280 के कॉल में अच्छा खासा जमाव देखने को मिल रहा है। इस वजह से वेदांता में बाय करने की सलाह है। 266.50 का स्टॉप लॉस लगा के टारगेट्स के लिए 279 के लेवल्स कल तक देखने को मिल जाने चाहिए। दूसरा होगा जिंदल स्टील, ये भी एक काउंटर है जहां पे मुझे लगता है कि काफी अच्छी मूव देखने को मिलेगी, और जिस तरीके के चार्ट पैटर्न्स है इसमें अभी फ्रेश मूव बहुत स्ट्रांग आता नजर आएगा। 138 के स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड इनिशिएट करना चाहिए। 146, 147 के लेवल्स कल तक देखने को मिल जाने चाहिए। ओके, ये फिलहाल इस समय किरण के पिक्स। वागले साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं। वागले साहब बताइए, क्या रहेंगे आपके ट्रेड्स? आफ्टरनून अर्षदा, मेरे दोनों BTST होंगे। पहला होगा भारत फोर्ज, जो बाय करके चले 1143 के स्टॉप लॉस से, और मेरा टारगेट होगा 1170।
और दूसरा होगा सेंचुरी टेक्सटाइल्स, 1158 का स्टॉप लॉस होगा, टारगेट होगा 1197। ओके तो यह कॉल आपके लिए। आज आप BTST के तौर पे तेजी करके चले, मोटे तौर पे यही सलाह हमारे सारे एक्सपर्ट्स की ओर से आती हुई दिखाई दे रही है। संदीप जैन हमारे साथ बने हुए हैं। संदीप जैन, अगर आप जुबिलेंट फूड के नतीजे देखें और फिर हम HUL की अभी बात कर रहे थे, कंजम्पशन स्टोरी क्या आपको लगता है कि फिर से जोर पकड़ रही है और ये सारे स्टॉक्स मदद करते हुए नजर आएंगे? जिस तरह से जुबिलेंट ने एक खाता खोला है, हम कह सकते हैं इस सेक्टर में। देखिए, जुबिलेंट फूडवर्क्स पे मैं पहले भी बुलिश नहीं था और मैं अभी भी कोई वैल्यूएशंस को लेकर मुझे कोई कंफर्ट नहीं आता, और जिस तरीके से ये ओवरऑल चला है, पिछले कई सालों का एक बड़ा मल्टीबैगर रहा है, तो मुझे लगता है कि अब यहाँ पे इन्वेस्ट करने में कोई बहुत ज़्यादा समझदारी लगती नहीं है। और कहीं ना कहीं एक अपसाइड जो है, मुझे लगता है कि एक लिमिटेड अपसाइड है। ये 1300 साढ़े 1300 का रेंज है जहाँ पे जाके सर्टेनली प्रॉफिट बुकिंग आएगी, और इतने हैवी पी मल्टीपल पे ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है, तो मुझे मतलब कंफर्ट नहीं आता है। बट यस, आप HUL की भी बात कर रहे थे, तो HUL में मुझे समाव ऐसा लगता है कि रिजल्ट्स तो लैकलस्टर रहेंगे, क्योंकि एक तो GST की जो इश्यूज है वो तो है ही है, बट ओवरऑल अच्छे मॉनसून और एक GST का ये बेनिफिशियरी रहेगा आने वाले क्वार्टर्स में। तो मुझे लगता है कि मार्केट कहीं ना कहीं 1-2 क्वार्टर GST की वजह से थोड़े डिस्टर्ब रहेंगे, इस चीज़ को तो डिस्काउंट कर चुका है। तो आने वाले दिनों में HUL कैन बी अ गुड बेट, और इस पे बिल्कुल ध्यान देना चाहिए। ओके, तो HUL इनफैक्ट रेडार पर रहेगा और देखना होगा कितनी वॉल्यूम ग्रोथ और कितना यहाँ पर मार्जिन परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा। लेकिन फिलहाल कुछ और काउंटर्स आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं जो अब तक काफ़ी एक्टिव रहे हैं, और इनफैक्ट बाजार बंद होते होते यहाँ पर और भी गेन्स बढ़ रहे हैं। चंबल फर्टिलाइजर आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे। स्टॉक देखिए 6.5% ऊपर है। इस पर किरण राय दीजिए, 133.40 पर ट्रेड कर रहा है। काफी स्ट्रॉन्ग चार्ट पैटर्न है, और मेरा मानना है कि जो हायर बॉटम बना है वो बिल्कुल पहले का हायर टॉप था, तो मेरा बेस बहुत अच्छा बन चुका है 125 का। इसके नीचे आते हुए मैं ये स्टॉक नहीं देख रहा हूँ, तो मेरा मानना है कि इसके नीचे वाला स्टॉप लॉस लगा के पोजिशनल व्यू लेना चाहिए, और जो 140 का जो काइंड ऑफ डबल टॉप पैटर्न फॉर्मेशन है वो क्रॉस करता नजर आएगा। मेरा टारगेट इस स्टॉक के लिए करीबन 1-1.5 हफ्ते का व्यू लेते हैं तो 145-147 के लेवल्स देखने को मिल जाने चाहिए। संदीप जैन, आप देखिए फोर्टिस हेल्थ केयर की आज जिस तरह से पिटाई हुई है, करीब 230 के आसपास था मेरे ख्याल में ये कुछ ही हफ्तों पहले, जब ऐसा लग रहा था कि एक बड़ा निवेश कंपनी में आने वाला है। अब 1/3 तो नुकसान हो ही चुका है। क्या लगता है आपको, अभी भी ये ट्रेंड के साथ ही जाना चाहिए, बेचना ही चाहिए, कि अब काफ़ी देर हो गई, अब तो यहाँ से बाउंस होगा? देखिए, वेरी फ्रैंकली मैं पिछले 3-4 सालों में जितनी बार भी आपके चैनल पे जब भी स्टॉक के बारे में डिस्कशन छिड़ी है और जब भी बात की है, तो मैं इस स्टॉक के फेवर में कभी भी नहीं था। और मुझे समाव अगर आप कभी भी हेल्थ केयर के स्टॉक्स की कोई बात करें तो मैं अपोलो और इंद्रप्रस्थ की बात करता हूँ, और ये स्टॉक मुझे पता नहीं, मुझे कहीं ना कहीं इतना एक कंफर्ट नहीं आता और कॉन्फिडेंस नहीं आता है कुछ ना कुछ बैलेंस शीट में, और ओवरऑल जो चीज़ें हैं, मतलब एक प्रॉफिट में नहीं है बैलेंस शीट, और जिस तरीके से इन्वेस्टर्स ने भी शन किया इसको, और 230 के लगभग गया। और सर्टनली एक स्टोरी है SRL रेनबैक्सी वाली, वो स्टोरी सर्टनली डायग्नोस्टिक बिजनेस अच्छे वैल्यूएशंस पे मार्केट ट्रीट कर रहा है। बट ओवरऑल स्टिल आई फील कि जिन्होंने ले रखा वो एक बार होल्ड कर सकते, क्योंकि एक बाउंस तो बनता लाजमी है। बहुत ज़बरदस्त तरीके से फॉल आया है, तो 10-20 रुपये और टूटने को है, बट ओवरऑल एक बाउंस तो करेगा, क्योंकि काफ़ी बड़ा सेटअप है, काफ़ी बड़ा एक ट्रिगर भी है सामने। बट नया निवेश तो बिल्कुल भी ना करें, ये मेरी एक राय है। इन्वेस्टमेंट्स ना करना में समझदारी रहेगी। इनफैक्ट 2 काउंटर्स आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं, एक तो है HDFC और दूसरा है SBI, और दोनों में वही कहानी है कि जो इनकी लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस है उसको लिस्ट करने की तैयारी चल रही है। SBI में तो हमने देखा है पहले थोड़ा सा एक्शन बना है इसके ऊपर, लेकिन HDFC यहाँ पर आपको क्या लग रहा है कि संदीप, एक तगड़ी वैल्यू अनलॉकिंग की तैयारी अगर होती है तो स्टॉक का को कितना फायदा मिलेगा? देखिए, HDFC और HDFC बैंक दोनों में एक खास बात होगी, कंसिस्टेंसी जो है परफॉर्मेंस में, मैनेजमेंट की क्वालिटी और ओवरऑल सालों से जो रिटर्न्स दे रहे हैं, तो वो एक कंफर्ट तो हमेशा इन स्टॉक्स में रहता ही है। और मेरे हिसाब से HDFC इज अ गुड बाय। एंड ये जो वैल्यू अनलॉकिंग है, जिस तरीके से ICICI प्रू की वैल्यूएशन चल रही है,
तो मुझे लगता है कि HDFC को भी मिलेगा, फिर आज ICICI लोम्बार्ड की भी न्यूज़ आ गई है। तो ओवरऑल ये इंश्योरेंस सेक्टर जो है, जो एक नया एक ही लिस्टेड प्लेयर है और वहाँ पे अब 3-4 ये जो लिस्टिंग्स होंगी तो सर्टनली वैल्यूएशंस और रीवैल्यूएशंस और री रेटिंग्स काफ़ी होंगी। तो मुझे ऐसा लगता है कि बिल्कुल HDFC में बने रहना चाहिए और ये जो भी IPOs आएंगे इनमें बहुत एग्रेसिवली अप्लाई करना चाहिए, अच्छा पैसा बनेगा इन्वेस्टर्स को। हम पहले जुबलेंट फूड की बात कर रहे थे और संदीप ने कहा वो वैल्यूएशन के लिहाज से कन्विंस नहीं है, लेकिन चार्ट्स पर वागले साहब आप अपनी राय दीजिए, क्योंकि आज सुबह ही CLSA ने कहा 1250 का टारगेट और उसके पार हम 1265 पर आ चुके हैं, अब क्या करें? हर्षदा, एक्चुअली लेना था तो मॉर्निंग में लेना था एज अ ट्रेडर, अभी थोड़े से लेट हो गए। लेकिन अगर आप पोजिशनल व्यू लेते हैं अगले कुछ 3 से 6 महीने का, तो मुझे लगता है ये 1350 तक ऊपर में जा सकता है और हल्की सी करेक्टिव मूव आती है 1250-1200, वो लेवल में मैं लेने के लिए ज्यादा कंफर्टेबल रहूंगा। क्लियर ब्रेकआउट है, पैटर्न पॉजिटिव है और डेफिनेटली देयर आर सम मोर अपसाइड्स। संदीप जैन, एक स्टॉक देखिए RBL बैंक, अभी तेज गिरावट आई है, ओवरऑल एक अच्छा खासा बड़ा परफॉर्मर रहा है, लेकिन पिछले कुछ दिनों से अंडर परफॉर्मर हो गया है, कम चलता है। पिछले नतीजों के बाद थोड़ी चिंताएं बढ़ी थी, अब इस सीजन की शुरुआत हुई है नतीजों की और देखिए गिरावट आ रही है, क्या कहेंगे? देखिए, वैल्यूएशन सर्टेनली देखना चाहिए। बैंक बहुत अच्छी है, मैनेजमेंट की क्वालिटी बहुत अच्छी है, टेक्नोलॉजी ओरिएंटेशन जो है बैंक का बहुत अच्छा है। कुछ जो फिनटेक कंपनीज हैं उनके साथ कंपनी एग्रेसिवली काम कर रही है, मार्केटिंग की स्ट्रेटेजी बहुत अच्छी है, बट फिर भी हर चीज़ का एक भाव होता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये वैल्यूएशंस के लिहाज से महंगा है और उसके सामने विकल्प है, ऐसा नहीं है कि नहीं है। मार्केट में DCB बैंक है, वो काफ़ी सस्ते वैल्यूएशन पे ट्रेड कर रहा है। फिर इवन मुझे इंडसइंड बैंक अच्छा लगता है और ओवरऑल RBL बैंक बहुत बड़ा रनअप दे चुका IPO के बाद। कुछ जानकारी आ रही है कि भारत फाइनेंशियल के बोर्ड में 26 जुलाई को RBL के साथ मर्जर के प्रस्ताव पर चर्चा हो सकती है, ये जानकारी आती हुई और शायद इसकी वजह से ये रिएक्शन देखने को मिला है। देखिए, ये तो है कि भारत फाइनेंशियल एक बहुत ज़बरदस्त एक वो हो चुका, हॉट आइटम हो चुकी है और इतने सारे बैंक्स आगे पीछे लगे हुए हैं इसके, तो इतना पता नहीं अब इनको मिलेगा या IDFC भी था और फिर आपके इंडसइंड बैंक भी है, कई सारी बैंक्स लगी हुई है। तो बहुत ज़्यादा क्लियरली मुझे अब आइडिया नहीं है कि ये किसके पास जाएगी और प्रेडिक्ट भी नहीं कर सकते हैं और सर्टनली उसकी वजह से ये काफ़ी हीटेड अप भी हो चुका। बट स्टिल आई फील कि नया निवेश इस स्टॉक में एक बार नहीं करें और करेक्शन ड्यू है एंड मुझे ऐसा लगता है कि ओवर ड्यू या रादर, तो अवॉइड करें तो ज़्यादा बेहतर होगा इन लेवल्स पर। फिसलता हुआ RBL में इनफैक्ट ज्यादा नेगेटिव्स बाजार पड़ रहा है ना, भारत फाइनेंशियल में तो ज्यादा कुछ एक्शन हुआ नहीं है उस डेवलपमेंट के बाद। कुछ और काउंटर्स आपकी स्क्रीन पर लाते हैं जहां पर हमने देखा एक रनअवे मूव आया है। सुंदरम फाइनेंस 2.5% का उछाल 1643 के लेवल्स देखने को मिले हैं, वॉल्यूम्स हल्के से बढ़ते हुए। एंड्योरेंस टेक्नोलॉजीज आपको याद होगा पिछले कुछ दिनों में इसमें तेजी बनी थी, आज फिर थोड़ा सा चमक रहा है। ट्रैक कर रहे हैं इनमें से किसी को किरण आप? सुंदरम फाइनेंस मुझे अच्छा खासा चार्ट पैटर्न है, करीबन 1655 का यही बैरियर है और यही आज का टॉप देखने को मिल रहा है। तो अगर ये निकल जाता है तो फिर 1725 के लेवल्स आपको देखने को मिलेंगे। पर ये स्पेकुलेटिव स्टॉक नहीं रहेगा, ये पोजिशनल व्यू लेके चलना चाहिए। एक बार एक मूव आ जाती है फिर एक नया टॉप भी बनाकर नजर आएगा ये स्टॉक। ओके और अब बाजार अपने आखिरी मिनटों की तरफ बढ़ता हुआ और ऐसे में देखिए कौन से हैं वो स्टॉक्स जिनमें लोगों ने जाते जाते रिएक्शन दिया है। हमने RBL में गिरावट देखी, इसके अलावा मैंगलोर केमिकल एक स्टॉक होगा, एल्केम लैब, हालांकि अच्छी खबरें थी इसके लिए पर यह भी गिरता हुआ नजर आ रहा है। CDSL पे काफ़ी हद तक बिकवाली का दबाव बढ़ा है और ITC भी दिन के निचले स्तर पर। गॉडफ्रे फिलिप्स एक और स्टॉक है। ITC और गॉडफ्रे इन दोनों के लिए संदीप जैन आपकी क्या कॉल है? देखिए, ITC समहाउ मैं काफ़ी पॉजिटिव हूँ ITC के लिए, क्योंकि एक तो देखिए जिन प्रोडक्ट्स में ये डील करता है तो सर्टेनली वहाँ पे एक बार
थोड़ा बहुत इम्पैक्ट आता है टैक्सेशन को लेकर, एक जीएसटी का एक बेनिफिशियरी दिखाई दे रहा था, एक मतलब सरोगेट बेनिफिशियरी बोल लें कि, बट ओवरऑल एक अब थोड़ा सा एक र्यूमर्स चल रहा है कि कहीं ना कहीं रिकंसिडर करेगी सरकार इनके प्रोडक्ट्स के जीएसटी को लेकर, तो इसीलिए एक करेक्शन आया। बट स्टिल जिस तरीके से इंस्टीट्यूशंस की और एफआईआईज और ये लोग का जो रुझान है इस पर्टिकुलर स्टॉक पे, तो मुझे लगता है कि ये बाउंस बैक करेगा। टेक्निकली भी बहुत अच्छा लग रहा है, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के हिसाब से भी अच्छा लग रहा है, और फंडामेंटली भी अगर देखें तो बाकी जो एफएमसीजी पीयर्स हैं उनके सामने सस्ता लगता है ये। और 2020 तक जो कंपनी का एक फोकस है, बहुत बड़ा टर्नओवर नॉन सिगरेट वॉल्यूम से लाने वाला है, तो मैं इन सब फैक्टर्स को देखते हुए लगता है कि आईटीसी इज अ गुड लॉन्ग टर्म बेट, और शॉर्ट टर्म ये थोड़े बहुत जिटर्स और थोड़े बहुत करेक्शन आते रहेंगे, तो बिल्कुल होल्ड करें। और बल्कि इन लेवल्स पे मेरे हिसाब से बाइंग भी बनती है रिस्क रिवॉर्ड रेशियो को देखते हुए। हाउसिंग फाइनेंस कंपनियां ये आपकी स्क्रीन पर फटाफट से लेकर आते हैं। एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस में आ रही है तेजी, इससे पहले गृह फाइनेंस में भी हमने देखा था एक रिकवरी आती हुई। डीएचएफएल रेडार पर है और साथ ही साथ एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस भी। क्या सलाह होगी बताइए वागले साहब, इनमें से एक अगर किसी को लेना है जाते जाते? एक्चुअली डीएचएफएल के साथ मैं जाऊंगा, मुझे लगता है इसमें और तेजी बढ़ सकती है। एक बार ये 465 466 की तरफ की मूव की शुरुआत है और वैसे वो लेवल ब्रेक करेगा तो एक बड़ी मूव जब लगभग 500 510 तक का ये मूव दे सकता है। ये वीकली कॉल है, तो मैं डीएचएफएल के साथ जाऊंगा। ओके किरण, अशोक लेलैंड नए हाइस पे बंद हो रहा है, लेके जाएंगे? बिल्कुल लेके जाना चाहिए। मेरा मानना है कि एक बहुत अच्छा मूव हमने देखा है, और जिस तरीके से ये स्टॉक ने अच्छे वॉल्यूम्स के साथ करीबन 106 से 108 की छलांग लगाई है, ये काफी सराहनीय है। और मेरा मानना है कि 105 के स्टॉप लॉस के साथ लॉन्ग पोजीशंस ही बना के रखना चाहिए, और इधर टारगेट्स आपको करीबन 113-14 के देखने को मिलेंगे। 112 एक छोटा सा बैरियर है जो कि अर्लियर स्विंग टॉप था, ऑल टाइम हाई लेवल्स है। इधर एक छोटा सा रुकावट आएगा, पर मेरा मानना है कि ये इजीली क्रॉस करता नजर आएगा। ओके और आखिरी मिनटों में हम आ चुके हैं। अब आपको बता दें आज के स्टार परफॉर्मर्स कौन कौन से रहे। जय भारत मारुति, इस पर नजर रखिए, यहाँ पर नए हाइज बनते हुए जबरदस्त वॉल्यूम के साथ। जुबिलेंट फूड शानदार नतीजों के बाद तकरीबन 2 हफ्ते का वॉल्यूम एक दिन में होता हुआ। एसआरईआई इंफ्रास्ट्रक्चर में भी करीब करीब यही हाल है, बहुत ही तगड़े वॉल्यूम के साथ एसआरईआई इंफ्रा बंद हो रहा है। और ग्रीव्स कॉटन एक और स्टॉक होगा। एक शेयर है आइनियोस टायरोल्यूशन, ये स्टॉक नतीजों के वक्त, नतीजों के पहले या बाद में खास तौर पे मेजर रिएक्शन देता है, और इस बार शायद लगता है फिर से एक मूव की तैयारी है। लेकिन दिग्गजों पर अगर नजर डालें प्रदीप, तो सीमेंट कंपनियों ने थोड़ा बहुत फोकस अपनी तरफ खींचा है। आखिरी मिनटों में आप देखेंगे और जान आती हुई अल्ट्राटेक सीमेंट में 3% की बढ़त देखने को मिल रही है। विप्रो ऑफ कोर्स बोर्ड बैठक है 20 तारीख को, बायबैक को लेकर तो यहाँ पर पूरा जोश। सुबह से हम आपको कह रहे हैं कि काफ़ी ज़्यादा एक्शन विप्रो के साथ एचसीएल टेक में भी देखने को मिला है। इन्फोसिस भी इसी सिलसिले में कुछ एक्टिव होता हुआ 1.5% ऊपर इनफैक्ट, या फिर 13 रुपये की बढ़त बंद होते होते इन्फोसिस भी दिखाने लगा है। साथ ही चमके आज मेटल कंपनियां, वेदांता, हिंडाल्को, ये स्टॉक्स भागे हैं। ओएनजीसी में भी हमने देखा थोड़ा सा एक्शन बढ़ता हुआ आज 1.1% की बढ़त पर इनफैक्ट ये स्टॉक जाकर टिकेगा, ये स्थिति बन रही है। लेकिन आईटीसी में बिकवाली बड़ी है, 4% के नुकसान पर अब ये स्टॉक ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा। तो यहाँ पर हमने देखा है पिछला आधा घंटा इनफैक्ट और भी बुरा निकला है, आधे 1 से 1.5% का नुकसान और बढ़ता हुआ, तो 4% की गिरावट पर स्टॉक टूटा जाकर टिका है। गेल, कोल इंडिया, येस बैंक के दूसरे लूजर्स रहे हैं, लेकिन बैंक निफ्टी 92.2 पर यहाँ पर काफ़ी जोश स्पेशली पीएसयू बैंक नहीं निजी बैंकों की बदौलत आता हुआ दिखाई दे, जिसमें आईसीआईसीआई बैंक की एक बहुत बड़ी भूमिका रही है आज के दिन, जो 1.5% ऊपर है। तो आज की ट्रेड की समाप्ति 9,912 पर निफ्टी जाकर टिका है। बैंक निफ्टी की मैं जैसे बात कर रही थी 92 पॉइंट ऊपर है, और सेंसेक्स में भी करीब करीब 36 अंकों की बढ़त। तो ऑल इन ऑल नॉट अ बैड सेशन प्रदीप। बिल्कुल कुल मिलाकर अच्छा, लेकिन एक ही बात जो आज थोड़ी सी खटकती है वो ये कि गुजरात हाईकोर्ट के ऑर्डर पर बहुत शार्प रिएक्शन निफ्टी बैंक ने नहीं दिया, फॉलोअप नहीं देखने को मिला। पर 24,000 के ऊपर पहली बार बैंक निफ्टी की क्लोजिंग, 9,900 के ऊपर पहली बार निफ्टी की क्लोजिंग। तो रिकॉर्ड्स तो ज़रूर बने हैं, और अब 10,000 के निफ्टी लेवल पर ही सभी की नज़र होगी। किरण, क्या लगता है आपको, कल हो जाएगा या इस हफ्ते हो जाएगा?
कल या परसों भी हो जाना चाहिए। मेरा मानना है कि जिस तरीके के चार्ट पैटर्न्स है निफ्टी के तो बहुत ही स्ट्रांग है, और अगर हम बहुत ही लॉन्ग टर्म चार्ट देखते हैं तो पहले दो टॉप्स अगर खींच के ट्रेंड लाइन लगाते हैं तो उसकी वैल्यू 10,030 की आती है। तो मेरा मानना है कि इसके इन लेवल्स को टेस्ट करेगा, उसके पहले नीचे आने की संभावना बहुत कम दिखाई दे रही है। वागले साहब, आपको क्या लगता है? प्रदीप, कल आएगा कि नहीं ये तो मैं कह नहीं सकता, बट ये हफ्ते में तो जरूर आएगा ऐसा मुझे लगता है। और थोड़ा सा लंबा व्यू लेते हैं तो एक 9700 का मेरे हिसाब से बेस बना है जो स्लोली ऊपर शिफ्ट हो रहा है और मैं उससे काफी कंफर्टेबल हूँ। तो मुझे ऐसा कोई बड़ा करेक्शन वन डे हम 500-700 पॉइंट क्रैक होंगे या गिरेंगे ऐसा मानना नहीं है। गिरेंगे तो भी 9700 के नीचे नहीं जाएगा और 9700, 10,000, 10,100 ये मेरी निफ्टी की अगले महीने की रेंज होगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे लिए समय निकालकर अपनी राय देने के लिए, वागले साहब, किरण और संदीप जैन। तो कुल मिलाकर आज 22 पर बाजार पहुंचा, लेकिन 9,912 पर दिन की समाप्ति और ऑफ कोर्स सभी की नजरें 10,000 के लेवल पर है और इसका बेसब्री से इंतजार है। और इसके साथ ही आखिरी सौदा में फिलहाल हमें दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहिए क्योंकि आज के बाजार का पूरा रिकैप हम लेकर आएंगे इस छोटे ब्रेक के बाद नेहा आनंद के साथ। नमस्कार।